दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद आखिरकार कितना सच्चा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश की इंटीग्रिटी और इस देश की संप्रभुता को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं, ये सारी चीज़ें आपको ससबूत आज हम आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया जिसमें पीएम मोदी साहब को एक स्टेटमेंट की भांति उन्होंने प्रस्तुत करना चाहा। उस पूरी वीडियो में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोपेगेंडा होते हैं उनके चलते वो एक आडंबर की छवि दिखाने की कोशिश करते हैं, तमाम चीज़ें दिखाई गई, पर एक ऐसी चीज़ दिखाई गई जिसने पूरी देश की भावनाओं को आहत कर दिया। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा अक्साई चीन बोला जाता है, जिस पर अनाधिकृत तरीके से चीन ने एक तरह से कब्जा बना रखा है, वो पार्ट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो प्रस्तुत की गई उस वीडियो में चीन के हिस्से में दिखा दिया गया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने जिसको इलीगली तरीके से ऑक्युपाई कर रखा है, उस पार्ट को भी भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। यानी कि जो पार्ट्स जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए हैं अपनी वीडियो में, वो वास्तव में हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हैं। और खुद भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा ढोंग रचती है, उसने ही जम्मू कश्मीर के दोनों पार्ट्स अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को उनके हिस्से में ही रेस्पेक्टिवली दिखा दिया। ये है इनका असल राष्ट्रवाद। और हकीकत तो इससे भी ज़्यादा भयानक है। इस वीडियो की अच्छी तरह से जांच परख किए बिना ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, संतरी, संबित पात्रा जैसे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के फेक न्यूज़ पैडलर सब ने इस न्यूज़ को इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया, बिना इस तरह की कोई आपत्ति महसूस किए कि देखिए किस तरह से अक्साई चीन को चीन का हिस्सा दिखाया गया, पीक को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, बाकी जो बचा वही सिर्फ भारत का हिस्सा दिखाया गया है। ये दिखाता है कि इनकी वास्तव में धरातल के मुद्दों पर कितनी ज़्यादा पकड़ है, क्या इनके दिमाग में फिट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की असल अंगरक्षक है कितनी, वो इस वीडियो से आराम से आप पता लगा सकते हैं। आप ये वीडियो देखिए। जब दर्द में हो सारी दुनिया, वैक्सीन मैं पहुंचाता हूँ। आपने देख लिया वीडियो, और क्या चीज़ कितनी घोर आपत्तिजनक है उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। एक मोदी सरकार ही एक बिल लाई थी, उस बिल के अनुसार अगर कोई भी भारत के मानचित्र के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो क्या अब जो ये घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने का, तो कोई क्या अब भारतीय जनता पार्टी से जुर्माना भरेगा या फिर जेल जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इस देश में एक कानून 2 तरीक़ों से लागू होता है। एक भारतीय जनता पार्टी और उनके गुर्गों के लिए, और दूसरा जितने भी विपक्ष और आम जनता बच गई उनके लिए लागू होता है। इसमें भी वही होगा। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया साथियों, ये सोचकर कि अपनी गलती मानने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे अनाप शनाप वक्तव्य सोशल मीडिया हैंडल पर दिए हैं जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। जब ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया, तो कांग्रेस ने ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की। सुप्रिया श्रीनेत ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने घोर आपत्ति जताई और देश की जनता को बताना चाहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का राष्ट्रवाद कितना खोखला है और उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि वो भारत के जो अभिन्न अंग है उनको पड़ोसी देशों को हिस्सा दिखा रहे हैं, वो भी ऑफिशियल तरीके से अपनी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से दिखा रहे हैं। ज़बरदस्त कांग्रेस ने जब भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाई, सारे देश को इस मुद्दे को पता चला, ये प्रमुख न्यूज़ बन गई। उसके बाद चुपके से बीजेपी ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। जितने भी आला अधिकारी, नेता, मंत्री, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब ने उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो लगा रखी थी उसको हटा दिया। यह है भारत का वो नक्शा जिसको हम सब देखते हैं। यह है भारत का वो नक्शा जो हमारी आन बान शान हमारे खून में बहता है, जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, शहादत दी है। यह है भारत का वो नक्शा। क्या पाकिस्तान और क्या चीन हमारे बगल में हो, लेकिन इस भारत के नक्शे को हम अपने दिल में बसाकर घूमते हैं। और यह भारत का नक्शा भारतीय जनता पार्टी बनाती है, जहां पाक और चीन को हमारे हिस्से दिखा दिए जाते हैं। यह है संप्रभुता
और यह है संप्रभुता के साथ और भूभाग के अखंडता के साथ खिलवाड़। गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर्स होता है, पर बीजेपी आईटी सेल का मुखिया जो अमित मालविया वो झूठ का पुलिंदा है, गलती जानबूझकर करता है। इनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि ये भारत की जनता को मूर्ख समझते हैं, इसलिए दिन प्रतिदिन इतने झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इस देश की जनता की इज्जत ही भारतीय जनता पार्टी की नज़र में इतनी है कि भारत की जनता सिर्फ महामूर्ख है, तुम मूर्ख बनाते रहो वो बन जाएगी। और कई अंधभक्त समाज में जहर की तरह पसरे पड़े हैं, वो इनके एजेंडे को लगातार धौंस दिखाकर समाज में पसरते रहेंगे। साथियों, अमित मालविया की ये हरकत है, बीजेपी आईटी सेल की ये हरकत है, किस तरह से देश की जो बाउंड्री है उनके साथ खिलवाड़ करके हमारे ही हिस्से को दूसरे देशों का पार्ट दिखा दिया जाता है। और गलती मानने की बजाय कांग्रेस ने इसको उजागर किया था। कांग्रेस ने ट्वीट भी किए थे कुछ, जिनके चलते इनको बहुत दिक्कत भी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले ट्वीट किया गया श्रीनिवासन बीवी के द्वारा। उन्होंने लिखा कि माफ़ी वीरों की पार्टी, फिर से माफ़ी मांगो। पहले भारत की पवित्र ज़मीन को चीन और पाकिस्तान का दिखाया, फिर आपत्ति उठने पर वीडियो डिलीट कर दिया। ये भारत की अखंडता से खिलवाड़ है, ये महज गलती नहीं गुनाह है। मोदी जी और जेपी नड्डा, देश से माफ़ी मांगो। ये श्रीनिवासन बीवी जो कांग्रेस के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ट्वीट किया गया। कांग्रेस के द्वारा भी लगातार ट्वीट किए गए, 10-10, 5-5, 15-15 मिनट में ट्वीट किए गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जागी थी कि देखिए तुम कितना घिनौना काम कर रहे हो, इसको रोको। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस ने मैप साझा किया है, जिस तरह से मैप में खिलवाड़ किया गया था भारतीय नक्शे के साथ, वो और उस मैप को साझा करके कांग्रेस का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा देशद्रोही दूसरा कोई नहीं। मोदी जी के चरण वंदन के लिए बनवाए एनिमेशन वीडियो में भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ किया गया। वीडियो में भारत की ज़मीन को पाकिस्तान और चीन का दिखाया गया है। पहले वायरल करने में जुटे, जब लोगों ने आपत्ति जताई तो डिलीट करके भाग गए। मोदी जी और नड्डा जी, देश से माफ़ी मांगिए, क्योंकि यह गलती नहीं गुनाह है। गुनाह है तो गुनाह की सज़ा भी होती है और गुनाह की माफ़ी भी मांगी जाती है। पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कुकर्ता कितना भी बड़ा करते हो जाए, कभी माफ़ी नहीं मांगती। आपने देख भी लिया होगा कितने बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हो गए हैं, कितने बड़े बड़े इंसिडेंट, महिला पहलवानों तक का इंसिडेंट हो गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह तक नहीं खोलते हैं। और उन्हीं बलात्कारियों के संरक्षण में ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी, आज तक उन्होंने महिला पहलवानों के मुद्दे पर मुंह तक नहीं खोला और लाइव टीवी पर कह रही थी कि देखिए हमारी पार्टी का नेता है तो उन्हीं परिवार के एक जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हो हमारे साथ क्यों खड़ी रहती। खैर, वापस इसी मुद्दे पर लौटे हैं। कांग्रेस ने जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, जो ट्वीट किया था, उसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जवाब जो दिया है उसको जानकर आप चौंक जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी ने लिखा कांग्रेस के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कि फेक न्यूज़ फैलाना बंद करो। कांग्रेस की तरह हम नहीं हैं जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से कंप्रोमाइज़ कर लेता है। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत की इंटरनल मैटर में इंटरवेंशन करने के लिए सहायता मांगते हैं। हम कांग्रेस का जो ये प्लान है इसको होने देंगे, अब चुपचाप बैठ जाओ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसी को तो कहते हैं। माफ़ी तो भारतीय जनता पार्टी को मांगनी चाहिए थी और वापस से इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा रहे हैं? कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, राहुल गांधी पर लगा रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैला रहे हो। तो फेक न्यूज़ किसने फैलाई थी? देश की भावना किसने आहत की थी? भारतीय जनता पार्टी ने। गलती हो भी जाए, बार बार गलती कर रहे हो, सबको पता भी है, पर इसके लिए तो जीनियन बहुत बड़ी गलती नहीं है, तो गुनाह था, तो इसके लिए कम से कम एक माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी ना। पर माफ़ी मांगने की बजाय जो स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आया है वो आपको देख सकते हैं। कांग्रेस पर ही, राहुल गांधी पर ही लांछन लगाया जा रहा है। और जो अमेरिका को लेकर, जो अमेरिका में राहुल गांधी की विजिट थी, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हानि लोकतंत्र का पहुंचाई जा रही है। और देश में आपको पता भी है किस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, संविधान को तार तार किया जा रहा है, लोकतंत्र का मिसाल देकर उसके पीठ पीछे कुछ और ही इस देश में मोदी सरकार कर रही है अपने गुर्गों के साथ। ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी ने अमेरिका में उजागर करने की कोशिश की थी और उनको ये बता रहे हैं कि भारत के इंटरनल मैटर में इंटरवेंशन करने के लिए राहुल ने अमेरिका से और दूसरे देशों से मदद मांगी थी। ये क्लू देंगे आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उसके बाद घिसड्डी फिसड्डी कुछ भी तर्क दे देंगे और सोचते हैं कि अंग्रेजी में लिख देंगे, इस देश की जनता को कुछ पता नहीं चलेगा। ये असल इनका राष्ट्रवाद है, ये असल इनकी औकात है। ऐसा ही
क्राइटेरिया और ऐसे ही गुण हर मुद्दे पर देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के यही गुण मिलेंगे। और ये मुद्दा कोई भी मुद्दा उठे उसमें नेहरू को जिम्मेदार अगर न ठहराया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात पूरी नहीं होती। तो इसी मुद्दे पर भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फेक न्यूज़ फैलाई, इस पर भी बीजेपी ने किसको टारगेट किया है? नेहरू को टारगेट किया। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान एक गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से और फोर्सफुली भारत की 78,000 स्क्वायर किलोमीटर जो इंडियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर में, उसको ऑक्युपाई करा रहा। चाइना ने भी इसी तरह का काम 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में किया। और सिनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट जो 1963 के तहत हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने 5,160 स्क्वायर किलोमीटर इंडियन टेरिटरी की जो थी कश्मीर में थी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थी, उसको चाइना को दे दिया। और ऑल द अबोव वर लॉस्ट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ नेहरू डिलीसिव फॉरेन पॉलिसी वन विच प्रायोरिटाइज हिज ओन सेल्फ इमेज और नेशनल इंटरेस्ट। मतलब इसमें भी नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। किस तरह से देखिए, पाकिस्तान को वो इतनी सारी ज़मीन दे दी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होगा, चीन की ज़मीन दे दी, सारे के सारे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के ही परिणाम है। नेहरू प्रधानमंत्री होते थे उस समय, उनके पास फॉरेन विभाग भी था, तो सीधे तौर पर उन्हीं के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है। अपना जो इन्होंने कुकर्त्या कर दिया उसका एक शब्द भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। जो वीडियो इन्होंने डाली थी उसको डिलीट करके दोबारा वीडियो इन्होंने डाल दी है। जो मैप में इंडिया उस समय पर दिख रहा था, उस जगह से किसी और ही जगह का मैप दिखा दिया गया है। पर जो गलती की उसकी गलती की स्वीकार करने की बजाय इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कांग्रेस को जिम्मेदार, राहुल को जिम्मेदार और लास्ट में नेहरू को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी देश की जनता आज देख ले कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इतना बड़ा कुकर्त्या करके इस तरह से आराम से निकलने की कोशिश करते हैं, तो कल को इस देश की जनता भी जब त्रस्त होगी जेन्युइन मुद्दे पर, तुम्हारा भी इसी तरह से खिलवाड़ होगा और हो भी चुका है अलग अलग तरीके से इस देश की हर तबके के साथ। जो जेन्युइन है, जो समझ सकते हैं चीज़ों का, अंधभक्ति की जिनके ऊपर पट्टी नहीं बंधी, उनके साथ हो भी रहा है। कोई भी मुद्दा पर उठाकर देख सकते हैं। इसके आगे इसी ट्वीट में बीजेपी ने लिखा था कि 2014 के बाद, मोदी सरकार आने के बाद 1 इंच भी भारत की ज़मीन की किसी ने नहीं कब्जाई है। क्या ये सच्चाई है? बीजेपी की तो सांसद हैं अरुणाचल के, जिन्होंने बताया था कि किस तरह से चाइना ने अपने बेस कैंप बना लिए हैं, गांव के गांव बसा लिए हैं अरुणाचल में, पेट्रोलिंग चल रही है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त तरीके से चाइना लगातार वहाँ पर बढ़ा रहा है। और उस समय पर मोदी जी ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, ये स्टेटमेंट मोदी जी का आया था। उसके बाद गलवान घाटी में क्या हुआ, तवांग में क्या हुआ, हम सबको नहीं पता क्या? हमारे सेना की, सूर्य की हम कदर करते हैं, पर अगर आप हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहोगे और कोई घुस आया है उसको भी नहीं मानोगे, तो पड़ोसी देश की जो है मंशा तो बढ़ेगी ना। और आप कैसे कह सकते हैं? फिर देखिए ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट करके कह रहे हैं 1 इंच भी किसी ने नहीं कब्जाई है। तो चाइनीज़ किसके ज़मीन में जिन्होंने घर बसा लिए, कहाँ पर वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं? अभी कितने पेट्रोलिंग पॉइंट हमने लूज कर दिए 2014 के बाद। ऐसे ही सच्चाई से पल्ला झाड़ती है भारतीय जनता पार्टी के नाता। सच्चाई में हर बार आपको यही बताता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते ही नहीं हैं, इस देश की जनता की कदर ही नहीं करते हैं, इस देश की जनता की भावनाओं को समझते ही नहीं। बिल्कुल वे इस देश की जनता को पढ़ा लिखा बेवकूफ़ समझते हैं। जातिवाद और धर्म के नाम पर वो चाहते हैं कि इस देश की जनता में अच्छों को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, सरकार में बने रहेंगे। इसी का तो परिणाम है। आज ही तो ट्वीट आया है, हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम हैं, उन्होंने कहा कि जो सब्जियों के अभी दाम एकदम से बढ़े हुए हैं, लगभग हर सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, उसके लिए मियाँ मुसलमान जिम्मेदार हैं। मुसलमानों को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने। सोच देख सकते हैं, काफ़ी ट्रोल सोशल मीडिया पर वो हो रहे हैं। यही हिमंता बिस्वा शर्मा है जिन्होंने कहा था कि इंडिया में भी कोई बराक हुसैन ओबामा जैसे लोग हैं, उनका हम इलाज करेंगे, असम पुलिस उनका अच्छे से इलाज करेगी। और यही हिमंता बिस्वा शर्मा अब अपनी गलती मानने की बजाय एक और ट्वीट कर दिया है कि देखिए मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। कर लो, क्या करोगे? ऐसे ही झूठ बोलेंगे, ऐसे ही नफरत परोसेंगे। जब तक इनके भक्त समाज में बैठे हैं, इनको लात मार कर कुर्सी से नहीं उतारा जाएगा, तब तक ये ऐसे ही घमंड दिखाते रहेंगे। असम में 34% मुसलमान हैं। ऐसे स्टेटमेंट का उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? असर डेफिनेटली वोट बैंक पर पड़ेगा। तो ये वोट लेने के लिए क्या करेंगे? और ज़्यादा सांप्रदायिकता फैलाएंगे ताकि हिंदुओं के वोट एक जगह इकट्ठे हो सके। ये उसी नीति का परिणाम है। जनता मरती रहे, कटती रहे, इनको कोई मतलब नहीं है। इन्हें अपनी कुर्सी बचाना है, इसलिए इस तरह के ये बयान देने, लोगों को भड़काने के लिए। कुछ भी हो जाए, इन्हें क्या करना है?
कितने लोग, कौन मरेगा? मिडिल क्लास और गरीब लोग मरेंगे। वो इस तरह के बयानात से वो उनको पता तो है नहीं ये खेला क्या चल रहा है, और उसमें इस जाल में ये फंस जाएंगे और कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेंगे, सांप्रदायिकता हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे, इनकी सत्ता बच जाएगी, कुर्सी फिर से आ जाएगी, लोग बलि के बकरे बन जाएंगे, राजनीति की आम की तरह चूस कर उनको फेंक दिया जाएगा एक तरफ। इन्हें क्या लेना देना है? इनके तो बयान है, जानबूझकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये असल हकीकत है। इसरो को लेकर जो चंद्रयान 3 अभी लॉन्च किया है उसको लेकर यही जो बीजेपी के फैक्ट पेडलर हैं, अमित मालविया बीजेपी IT सेल के हेड, ये कह रहे हैं कि देखिए 64 में तो नेहरू जी एक्सपायर हो गए थे और 69 में इसरो बना था, तो बताइए नेहरू का योगदान इसमें कहाँ हो गया? भाई साहब, इसरो 1969 में नहीं बना था, 1969 में नाम उनका इसरो पड़ा था। इससे पहले 1962 में नेहरू जी ने ही इसकी नींव रख दी थी इसरो की, तब इनका अलग नाम होता था। नेहरू जी की रिक्वेस्ट पर ही टाटा एंटरप्राइजेज ने 5 करोड़ रुपए इसरो को दिए थे स्पेस रिसर्च के लिए। उसके बाद से लगातार ऐसी उड़ान इसरो ने भरी है कि आज तक हम देखें हम कितनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। योगदान मोदी जी का भी है, पिछले जो प्रधानमंत्री हो गए उनका भी है। नज़रअंदाज ऐसे नहीं करना चाहिए कि नेहरू जी तो पहले ही चल बसे थे और 1969 में इसरो बना। इस तरह की जानकारियों के अभाव के साथ आप देश की जनता को किस तरह से यार सच्चाई से परे रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं ना। ये लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सचेत हो जाइए, नहीं तो बहुत 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 बुरा ये देश की जनता को इतना गर्त में डाल देंगे, आप समझ भी नहीं सकते। किस तरह से गोदी मीडिया के सारे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। बाढ़ का असर असम में भी है, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, पर दिल्ली में खोज कर गोदी मीडिया के एंकर एक ITO जैसी जगह थी वहाँ पर कल पानी भरा हुआ था, अब आज तो वहाँ पर निकल गया है, ISBT से भी निकल गया है, वहाँ तक पानी के अंदर घुसकर वहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं, न्यूज़ बता रहे हैं कि देखिए दिल्ली में बाढ़ की ये हालात है, अरविंद केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर रहे। वहीं आज भी अगर कहीं पानी थोड़ा बहुत जगह पर बचा हुआ है तो आज भी जो एक ABP न्यूज़ के दलाल पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के दरबारी पत्रकार हैं, उस साइड से रोड तो अच्छे से जहाँ पर व्हीकल्स का आवागमन हो रहा है उसके साथ में फ्लाईओवर के नीचे पानी भरा हुआ है, वहाँ पर उस पानी में घुसकर न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गोदी मीडिया असल हत्यारी है इस देश के लोकतंत्र का। भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के साथ मिलकर ही आपको असल जानकारी से विमुक्त रखे हुए है। चलते चलते एक जानकारी और देता हूं, आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। ये जानकारी आपको कोई भी नेशनल टीवी नहीं दिखाएगा, अपने स्क्रीन पर देखिए। 2011 से 12 में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भारत की GDP का 29.1% हिस्सा था। उस समय पर नौजवानों की बेरोजगारी दर 19.7% थी। चलते आइए 2020-21 तक आएंगे तो जो शुरुआत में 29.1% जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ 19.3% रह गया। बेरोजगारी 24.9%। ये आंकड़े आपको कोई नहीं दिखाएगा। ऐसे तमाम आंकड़े हैं, सभी डिपार्टमेंट में बैंड बजी हुई है, हर तबका परेशान है, पर सिखाया ये जा रहा है कि कहीं आपका बेशक से पजामा फट जाए, हिंदू राष्ट्र के नाम पर आप पेट्रोल 100 से भी 200 रुपये लीटर खरीदते रहना, ऐसा माहौल बनाते रहना, और उसी में देश की जनता इनके बवंडर के पीछे पागल हुई फिरी हुई था। अब तो काफ़ी हद तक हक्कल भी लग गई है, पर जो है मैं कहता हूँ कि हर बार आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि अलग अलग एजेंडा इनका तैयार होते हैं। 2014 में जुमलों का एजेंडा था, 2019 में पुलवामा का एजेंडा था, अब 2024 में जो ये विदेश में भाग कर जा रहे हैं, विदेश में बज गया डंका, लोग पैरों में पड़ रहे हैं। इस तरह की कवायद इसको और UCC के दम पर 2024 का चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, ED CBI के दम पर विपक्ष को तोड़कर अपने साथ मिलाकर कोशिश करेंगे। यही मुद्दे बचे हैं। धरातल के मुद्दे पर ये उफ भी नहीं करेंगे, नहीं महंगाई पर, नहीं बेरोजगारी पर, और घटते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, घटती रोजगार पर। सारे इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर की थी उनको अपने कुछ चुनिंदा गुजराती लोगों को दे दिया, उस पर उफ नहीं बोलेंगे। पर चोर को चोर कहने वाले राहुल गांधी के ऊपर ये केस करवा कर उनको संसद से खिलवा देंगे, उनका निवास छीन लेंगे, उनको जेल जाने के लिए मजबूर कर देंगे। सोचिए हमारा लोकतंत्र आज का है। नमस्कार।